हेलो ओटाकुस। तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे, और अगर बढ़िया नहीं हो तो आज के वीडियो के बारे में जानकर बढ़िया हो ही जाओगे। आज से एनिमे विजिट्स एक और नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा है जिसका नाम है एनिमे रीविजिट्स। एनिमे रीविजिट्स और कुछ नहीं बल्कि पॉपुलर एनिमे सीरीज का रिकैप होने वाला है। आपको हमारे चैनल पर नॉर्मल एनिमे एक्सप्लेनेशन तो मिलते रहेंगे, लेकिन साथ साथ कुछ बेहतरीन एनिमे सीरीज के रिकैप्स भी मिलेंगे। और इस एनिमे रीविजिट्स सीरीज का शुभारंभ हम हाल ही में एक्सप्लेन हुई सीरीज इरेज्ड के साथ करने वाले हैं। तो और वक्त जाया किए बिना चलिए इरेज्ड को रिविजिट करते हैं। सातोरू फुजिनोमा एक 29 साल का आदमी जो कहने को तो एक मांगा आर्टिस्ट है, लेकिन आजकल वो कुछ खास स्टोरी लिख नहीं पा रहा है एंड इस वजह से एक मैगजीन उसकी स्टोरी को पब्लिश करने से भी मना कर देती है। सातोरू आजकल कुछ डिप्रेस्ड सा रहता है क्योंकि उसे अक्सर एक सपना आता है जिसमें उसे एक 10 साल की लड़की दिखाई देती है। सातोरू को याद नहीं है कि आखिर वो लड़की है कौन और बार बार सातोरू उसे अपने सपने में क्यों देखता है। सातोरू पार्ट टाइम में ओएससी पिज्जा स्टोर में डिलीवरी बॉय का काम करता है। उसी के साथ एक लड़की आयरी कातागिरी भी उसी स्टोर पर सेम जॉब करती है। आयरी की एज लगभग 17-18 साल होगी। आयरी सातोरू की बहुत इज्जत करती है और उसे अच्छे से बात करती है। सातोरू के पास एक एबिलिटी ये है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है, लेकिन सातोरू ये अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। सातोरू टाइम ट्रेवल तभी करता है जब उसके आसपास ये नीली तितली होती है, और ये नीली तितली सातोरू के आसपास तभी आती है जब कोई दुर्घटना होने वाला होता है। सातोरू वक्त में 1 से 5 मिनट पीछे जाकर उस होने वाली दुर्घटना को रोक लेता है। सातोरू को नहीं पता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और उसने इस 1 से 5 मिनट के टाइम ट्रेवल को रिवाइवल नाम दिया था। मैक्सिमम टाइम सातोरू होने वाली दुर्घटना को रोक ही लेता है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ बुरा हो जाता है उसी के साथ। ऐसे ही एक दिन सातोरू एक छोटे लड़के को ट्रक एक्सीडेंट से बचाता है, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में वो खुद एक गाड़ी से जाकर टकरा जाता है। सातोरू की गाड़ी से टक्कर के वक्त आयरी भी वहां पर थी, इसीलिए आयरी उसे अस्पताल में एडमिट करवा देती है। सातोरू को ये बात पता है कि टाइम में पीछे जाने के बाद अगर वो किसी भी दुर्घटना को ठीक करता है तो उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हो ही जाता है। और ये पता होने के बाद भी हर बार सातोरू होने वाली दुर्घटना को रोक देता है, क्योंकि सातोरू दिल का बहुत अच्छा इंसान है। वो किसी के साथ बुरा होने नहीं देता, चाहे उसके साथ ही क्यों ना बुरा हो जाए। और शायद यही कारण है कि कहीं ना कहीं आयरी उसे पसंद करती है और वो सातोरू पर बहुत भरोसा करती है। सातोरू अस्पताल से रिकवर होकर जब वापस अपने घर जाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम भी वहाँ आई हुई थी। साचिको फुजिनोमा, उम्र 52 साल। कहने को तो ये सातोरू की माँ थी, लेकिन देखने में सातोरू की बड़ी बहन लगती थी। किसी कारण की वजह से 27 साल के बाद इनकी उम्र तो बढ़ी, लेकिन बॉडी में कोई चेंजेस नहीं हुए। उसी दिन रात में साचिको सातोरू को 18 साल पुरानी जून शिरातोरी मर्डर केस के बारे में बताती है। आज से 18 साल पहले सातोरू के क्लास के 2 बच्चों का अपहरण हुआ था और बाद में उनका मर्डर भी कर दिया गया था, और इन हत्याओं का इल्जाम जून शिरातोरी नाम के एक आदमी पर डाल दिया गया था, जिसे सातोरू यूकी कहकर बुलाया करता था। और सातोरू जून को बहुत अच्छे से जानता भी था। यूकी हमेशा सबसे कहता रहता था कि मर्डर्स उसने कभी नहीं किए हैं और वो निर्दोष है, और सातोरू भी सभी से यही कहता, लेकिन किसी ने भी इन दोनों की बात नहीं मानी और जून शिरातोरी, या यूं कहूं कि यूकी को जेल हो गई। और इस इवेंट की वजह से सातोरू बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब हो गया था, और पास्ट की इसी इवेंट की वजह से प्रेजेंट में भी सातोरू हमेशा परेशान ही रहता था। सातोरू ने पास्ट की ये सारी बातें भूलने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसे सब कुछ ठीक से याद नहीं है। अगले दिन साचिको और सातोरू शॉपिंग करके जब घर वापस आ रहे थे, तब सातोरू के साथ फिर एक रिवाइवल होता है। सातोरू आसपास देखता है और होने वाली दुर्घटना का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सातोरू को कुछ भी पता नहीं चलता। बट साचिको एक बड़ी अजीब सी चीज नोटिस करती है कि एक आदमी एक छोटी सी लड़की का अपहरण करने वाला था, लेकिन वो साचिको को देखकर अपना डिसीजन चेंज कर देता है। इस बात से साचिको थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि आखिर वो आदमी था कौन और उसने मुझे देखकर अपहरण क्यों नहीं किया। फिर दोनों घर चले जाते हैं, और अगले दिन सातोरू उसी जून शिरातोरी मर्डर केस के बारे में बुक्स पढ़ रहा होता है। उस बुक को पढ़ने के बाद सातोरू को सारी बातें अच्छे से याद आ जाती हैं कि आज से 18 साल पहले, क्योंकि अब सातोरू को लग रहा था कि वो केस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। उसके क्लास के जो 2 बच्चे किडनैप हुए थे उनमें से एक का नाम काइयो हिनाजुकी था। सातोरू ने काइयो को एक दिन एक पार्क में शाम के वक्त अकेले देखा था और उसे इग्नोर करके वहां से चला गया था, और अगले दिन उस पार्क में काइयो की लाश मिली थी। काइयो का मर्डर हो गया था और सातोरू इसका जिम्मेदार अपने
पाप को मानने लगता है कि अगर उसे पिछले दिन कायो से बस इतना कह दिया होता कि चलो साथ में घर चलते हैं तो शायद आज कायो जिंदा होती। दूसरी तरफ हम साचिको को देखते हैं जो उसी आदमी के बारे में सोच रही थी। साचिको को ऐसा लग रहा था कि वो उस आदमी को जानती है और फिर वो 18 साल पुराने जून शिरातोरी केस को स्टडी करने लगती है और उसे किलर के बारे में पता चल जाता है। वो फोन करके एक आदमी को उस किलर के बारे में कुछ बताती है और अपने घर वापस चली आती है। घर में आकर पहले वो एक कागज का टुकड़ा दरवाजे के पास छोड़ देती है और अंदर जाकर सातोरू का इंतजार करने लगती है। एंड उसके बाद उन्हें किसी के कदमों की आवाज आती है और उन्हें लगता है कि सातोरू आया है और जैसे वो पीछे पलटती है तो उन्हें कोई चाकू मार देता है। सातोरू घर वापस आकर जब उन्हें देखता है तो सातोरू की रूह कांप जाती है। सातोरू वहीं एक सदमे के साथ बैठा हुआ था कि उसकी पड़ोस वाली आंटी वहां आ जाती है। सातोरू के हाथ में खून देखकर उन्हें लगता है कि ये मर्डर सातोरू ने ही किया है, इसीलिए वो पुलिस को बुला लेती है। पुलिस भी सातोरू को ही आरोपी समझती है। सातोरू पुलिस से बचकर वहां से भागने लगता है और फिर से एक रिवाइवल होता है और सातोरू टाइम ट्रेवल करके सीधे 18 साल पहले पहुंच जाता है। वो अपने स्कूल वाले दिनों में वापस आ चुका था और सातोरू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने स्कूल के दिनों में वापस क्यों आया है। अब सातोरू के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा क्योंकि सारे सबूत सातोरू के खिलाफ थे और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपने घर वापस जाने लगता है। सातोरू अपने पुराने घर में वापस आता है और एक राहत भरी सुकून की सांसें लेता है। रास्ते में वो कायो को भी नोटिस करता है क्योंकि आज उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका था। शाम को सातोरू अपनी मॉम से दोबारा मिलता है और उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपनी मॉम के साथ एक अच्छा समय बिताता है और वहीं पर उसे रियलाइज होता है कि वो टाइम में 18 साल पहले इसीलिए वापस आया ताकि भविष्य में वो अपनी मॉम को बचा सके। सातोरू इसे एक मौका समझता है और फैसला करता है कि वो अपनी मॉम को तो बचाएगा ही साथ कायो को भी बचा लेगा ताकि भविष्य में उसे किसी भी बात का पछतावा ना रहे। अब सातोरू अगले दिन अपनी मिशन की शुरुआत करता है कायो को बचाने के लिए। उसे सबसे पहले कायो के बारे में जानना होगा, इसीलिए वो आज पूरा दिन क्लास में सिर्फ कायो को ही देखता रहता है और ये बात सातोरू के दोस्त भी नोटिस कर लेते हैं। लंच ब्रेक में सातोरू अपने सभी दोस्तों से मिलता है और एक एक करके सातोरू को सभी के नाम याद आ जाते हैं। ओसामू, काजू, हिरोमी और केन्या, ये सारे लोग हमेशा सातोरू के साथ रहते थे और इन सब में केन्या बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। इन सभी ने आज सातोरू को पूरा दिन कायो को तारते हुए देखा था तो इन्हें लगता था कि सातोरू कायो को पसंद करता है। इसीलिए सातोरू के दोस्त बिना वक्त ज़ाया किए सातोरू और कायो की एक मीटिंग फिक्स कर देते हैं। कायो से बात करने के बाद सातोरू को मालूम पड़ता है कि कायो के साथ ज़रूर कुछ तो बुरा हो रहा है क्योंकि उसकी बातें किसी आम बच्चे की तरह नहीं थी। सातोरू फिर अपने घर वापस जाता है और जब सातोरू को लगने लगता है कि कायो और उसकी मॉम के मर्डर में कोई ना कोई कनेक्शन तो है, तब सातोरू ठान लेता है कि वो इस केस को सॉल्व करके ही रहेगा। फिर वो एक प्लान बनाकर कायो को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। सातोरू का बर्थडे 2 मार्च को था। सातोरू ने कुछ कैलकुलेशंस करके ये पता लगाया कि कायो का मर्डर जिस दिन होने वाला है वो दिन कायो के बर्थडे और 1 मार्च के बीच में आता है। सातोरू उस दिन को एक्स डे नाम देता है। अब सातोरू को कायो के बर्थडे के बारे में पता करना होगा। वो सीधे जाकर कायो से उसके बर्थ डेट के बारे में पूछता है लेकिन कायो उसे बताने से मना कर देती है। इसीलिए वो चुपके से स्टाफ रूम में घुसकर रजिस्टर में से उसका बर्थडे देखने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसे उसका क्लास टीचर गाकू याशिरो पकड़ लेता है। सातोरू उन्हें कुछ पट्टी पढ़ा देता है और याशिरो खुद सामने से उसे कायो के बर्थडे के बारे में बता देता है। कायो का बर्थडे भी 2 मार्च को ही था। ये पता चलने पर सातोरू समझ जाता है कि वो एक्स डे 1 मार्च है। अब उसे बस 1 मार्च के दिन कायो को सेफ रखना है और वो भविष्य को बदल देगा। उसके बाद सातोरू कायो से मिलने के लिए उस पार्क में जाता है जहां कायो हमेशा देर रात तक रहा करती थी, लेकिन इस बार उसे कायो वहां नहीं मिलती। उसके बदले सातोरू को यूकी मिल जाता है। यूकी वही इंसान था जिसके ऊपर वो सारे मर्डर के इल्जाम थे। सातोरू यूकी के साथ उसके घर जाता है और उसके साथ बहुत देर तक बातें करता है। यूकी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इंसान था और उसके साथ बात करने पर सातोरू को कंफर्म हो जाता है कि यूकी कभी भी किसी का मर्डर नहीं कर सकता। इसीलिए अब उसे बस कायो और अपनी मॉम के साथ साथ यूकी को भी बचाना होगा, चाहे इसके लिए सातोरू को किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। यूकी से बात करने के बाद सातोरू कायो से मिलने के लिए जाता है,
लेकिन जब वो कायो के घर जाता है तो उसे एक अलग ही मंजर दिखाई पड़ता है। कायो अपने घर में नहीं बल्कि स्टोर रूम में अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। उसे देखकर साफ मालूम पड़ता था कि उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से पीटा था। फिर वहीं पर कायो की मॉम आ जाती है जो कायो को अपने साथ घर लेकर जाती है। कायो की मॉम का बर्ताव देखकर सातोरू समझ जाता है कि कायो की ये हालत उसी की मॉम ने किया है। अगले दिन सातोरू को मालूम पड़ता है कि क्लास के सारे बच्चे कायो से बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। क्लास में कायो का कोई भी दोस्त नहीं था और सातोरू कायो का इकलौता दोस्त था। ये बात याशिरो भी नोटिस करता है, इसीलिए वो सातोरू को स्टाफ रूम में बुलाकर कायो के बारे में सब कुछ बता देता है कि कायो की मॉम उसके साथ मारपीट करती है। वो हर सैटरडे को कायो को हद से ज्यादा मारती हैं। मंडे स्कूल भेजने से पहले वो बड़ी चालाकी से कायो के सारे घावों को छिपा देती है एंड उन्होंने चाइल्ड कंसल्टेशन वालों को भी कायो के बारे में इन्फॉर्म किया है और वो बहुत जल्द कायो को उसकी माँ से अलग कर देंगे। ये सारी बातें सुनकर सातोरू को अपने टीचर काफी ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं। उसके बाद शाम को सातोरू कायो को अपने साथ लेकर एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर जाता है और उसके साथ अच्छा समय बिताता है। उसके बाद 25 फरवरी शनिवार का दिन आ जाता है और सातोरू ये फैसला करता है कि आज वो कायो को साइंस सेंटर लेकर जाएगा ताकि वो कायो को उसकी मॉम की मार से बचा सके। वो अपने दोस्तों को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन सातोरू के सभी दोस्त चलने से मना कर देते हैं। फिर सातोरू कायो से भी साइंस सेंटर चलने के लिए पूछता है। कायो भी सातोरू को मना कर देती है ये कहते हुए कि उसकी मॉम उसे नहीं आने देगी। शाम को सातोरू कायो के साथ उसके घर जाता है ताकि वो कायो की मॉम को मना सके। सातोरू बहुत सारी कोशिशें करता है लेकिन कायो की मॉम नहीं मानती क्योंकि आज शनिवार था और उन्हें कायो को पीटना जो था। फिर सातोरू बहुत जिद करता है और कायो भी सातोरू का साथ देती है, जिस वजह से उसकी मॉम गुस्सा होकर कायो को मारने वाली थी कि सही वक्त पर वहां साची को आ जाती है और स्थिति को संभाल लेती है। साची को भी सातोरू का ही साथ देती है और ना चाहते हुए भी कायो की मॉम राजी हो जाती है। फिर शाम को वो कायो को लेकर साइंस सेंटर जाता है और वहां जाने के बाद सातोरू को याद आता है कि पिछली बार जब सातोरू साइंस सेंटर आया था तब इत्तेफाक से उसे कायो यहाँ मिल गई थी। मतलब जाने अनजाने में ही सही लेकिन सब कुछ पिछली बार की तरह ही हो रहा था। इससे सातोरू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है लेकिन उसकी टेंशन तब खत्म होती है जब उसके दोस्त भी उस साइंस सेंटर में आ जाते हैं क्योंकि पिछली बार उसके दोस्त यहाँ नहीं आए थे। मतलब कि सब कुछ ठीक है और वो भविष्य को बदल सकता है। अब चिंता मुक्त होकर सातोरू वहाँ अपने दोस्तों के साथ मजे करता है और फिर धीरे धीरे करके सातोरू और कायो का रिश्ता और भी मजबूत हो रहा था। देखते ही देखते 1 मार्च का दिन आ जाता है लेकिन इस बार पिछली बार की तरह कायो का मर्डर नहीं होता और कायो बच जाती है। सातोरू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि उसने अपने भविष्य को जो बदल दिया था। फिर 2 मार्च आ जाता है और सातोरू के सारे दोस्त कायो और सातोरू को सरप्राइज पार्टी देते हैं। सारे लोग मिलकर उन दोनों का बर्थडे साथ में मनाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। सातोरू कायो को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है। कायो भी सातोरू के लिए गिफ्ट बना रही थी लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ था तो कायो सातोरू से वादा करती है कि वो सातोरू को उसका गिफ्ट कल दे देगी। लेकिन कायो का ये वादा अधूरा ही रह जाता है क्योंकि अगले दिन वो स्कूल नहीं आती। जब सातोरू उसके घर जाता है तो उसे कायो का घर बंद मिलता है। सातोरू जाकर उस स्टोर रूम में भी चेक करता है लेकिन कायो उसे वहाँ भी नहीं मिलती। वहाँ उसे किसी के जूते के निशान जरूर मिलते हैं। वो किलर के थे जिसने कायो का मर्डर किया था। सातोरू भी ये बात समझ जाता है और निराश हो जाता है। सातोरू इस बात से हैरान था कि आखिर सब कुछ एक ही रात में कैसे पलटा। उसके बाद सब कुछ फिर से पहले जैसा होने लगता है जैसे पहले हुआ था। कुछ दिनों बाद आया नाकानिशी नाम की लड़की का भी मर्डर हो जाता है और फिर हिरोमी सुगिता का भी। सातोरू का ये रिवाइवल फेल हो जाता है इसीलिए वो वापस से 2006 अपने असली वक्त में वापस आ जाता है जहां उसे पुलिस खोज रही थी। अब सातोरू को ये लग रहा होता है कि किलर ने उसकी मॉम को इसीलिए मारा क्योंकि उसकी मॉम को किलर की असलियत के बारे में मालूम पड़ चुका था और वो किलर को पकड़ भी लेती। वो किलर प्रेजेंट में भी आजाद घूम रहा था और सातोरू उसे पकड़ना चाहता था लेकिन सबसे पहले तो उसे इस पुलिस से बचना होगा। इसके लिए वो अपने मैनेजर के घर पर चला जाता है लेकिन वो मैनेजर धोखेबाज निकलता है और वहीं पुलिस को बुला लेता है। और सातोरू जब वहां से बचकर भागने लगता है तो उसे आयरी मिल जाती है। आयरी सातोरू को अपने घर लेकर जाती है। घर पहुंचकर सातोरू आयरी से पूछता है कि तुम्हें पता है ना मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे ऊपर मर्डर का इल्जाम है
है, इसके बाद भी तुम मुझे अपने घर पर रुकने दे रही हो? तो आयरी कहती है हाँ, उसे सब कुछ पता है, उसने न्यूज में सब कुछ देख लिया था, लेकिन उसे सातोरू पर भरोसा है कि वो अपनी मॉम का मर्डर नहीं कर सकता। पुलिस को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। ये सुनकर सातोरू को थोड़ी राहत मिलती है कि किसी को तो उस पर यकीन है। फिर आयरी वहाँ से चली जाती है और सातोरू फिर से उस जुन शिरातोरी मर्डर केस के बारे में पढ़ता है। इस बार हैरानी की बात ये थी कि उस बुक में कायो की एज 11 लिखी हुई थी, लेकिन पिछले बार तो उसकी एज 10 लिखी थी। ये देखकर सातोरू को यकीन हो जाता है कि भविष्य को बदला जा सकता है। अब सातोरू को बस एक और रिवाइवल चाहिए था। इसके बाद सातोरू उस किलर के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और शाम को जब वो घर वापस आ रहा था तो उसका स्टोर मैनेजर सातोरू को आयरी के घर जाते हुए देख लेता है और वो पुलिस को फोन लगाने लगता है। स्टोर मैनेजर को ऐसा करते हुए आयरी देख लेती है और वो उसको बहुत बुरा भला कहती है और उसका फोन तोड़ देती है। स्टोर मैनेजर ने सातोरू को देख लिया था, इसीलिए अब उसे आयरी का घर छोड़ना पड़ता है और सातोरू एक ब्रिज के नीचे आकर रहने लगता है। आयरी ने सातोरू की बहुत मदद की थी, लेकिन अब सातोरू नहीं चाहता था कि आयरी किसी प्रॉब्लम में आए, इसीलिए सातोरू आयरी को इस केस से और खुद से दूर रहने के लिए कहता है। ये बात उस किलर को भी मालूम पड़ जाती है कि सातोरू की मदद आयरी कर रही थी, इसीलिए वो आयरी को भी मारने के लिए उसके घर में आग लगा देता है, लेकिन सही वक्त पर वहाँ पर सातोरू आकर आयरी को बचा लेता है। आगे जाकर सातोरू को भी ये बात मालूम पड़ जाती है कि उस घर में आग उसी किलर ने लगाई थी। ये जानने के बाद सातोरू उस किलर पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो जल्द से जल्द उस किलर को पकड़ना चाहता है। किलर को पकड़ने के लिए सातोरू सवाड़ा नाम के आदमी से मदद लेता है। ये आदमी सातोरू की मॉम के साथ ही काम किया करता था और उस वक्त साचिको ने फोन लगाकर जिस आदमी को किलर के बारे में बताया था वो आदमी भी सवाड़ा ही था। साचिको ने सवाड़ा को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाया था ताकि वो उसे किलर की सच्चाई बता सके, लेकिन उससे पहले ही किलर ने साचिको को मार दिया था। सातोरू अभी तक की सारी सिचुएशन सवाड़ा को बता देता है। सातोरू उसे आयरी के बारे में भी बता देता है कि वो इस वक्त अस्पताल में है और पुलिस ने उस पर नज़र रखा हुआ है। पुलिस को भी मालूम पड़ चुका था कि आयरी सातोरू की मदद कर रही है। सवाड़ा आयरी से मिलने के लिए जाता है ताकि वो उससे थोड़ी इस बारे में पूछताछ कर सके, लेकिन अस्पताल में जाकर उसे पता चलता है कि आयरी तो वहाँ है ही नहीं। वो पुलिस की नज़र से बचते हुए अस्पताल से भाग गई थी और उसने सातोरू को फ़ोन करके उसी ब्रिज के नीचे मिलने के लिए बुलाया था। सातोरू भी आयरी से मिलने के लिए उस ब्रिज के नीचे चला जाता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो सातोरू को पकड़ लेती है। आयरी को ऐसा लगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। पुलिस उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई और सातोरू को पकड़ लिया। आयरी बहुत ज़्यादा अफसोस करने लगती है, लेकिन सातोरू उसे क्लियर करता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उलट उसी की वजह से सातोरू इतनी दूर तक आ पाया है। फिर पुलिस सातोरू को लेकर जाने लगती है और सातोरू वहीं पर उस किलर की एक झलक देखता है। उसे देखकर सातोरू जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि उसे बस एक मौका और चाहिए, बस एक रिवाइवल और फिर सातोरू सब कुछ ठीक कर देगा। सातोरू की बात सुन ली जाती है और उसे एक मौका और दिया जाता है। सातोरू फिर से 18 साल पीछे उस साइंस सेंटर वाले दिन में वापस आ जाता है। सातोरू एक मौका और पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इस बार वो ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए भविष्य बदल कर ही रहेगा, नहीं तो ये उसका एक आखिरी मौका रह जाएगा। सातोरू सब कुछ ठीक करने में लग जाता है और केन्या सातोरू की हरकतों पर नज़र रखने लगता है। केन्या को सातोरू पर शक हो जाता है क्योंकि सातोरू का स्वभाव बहुत ज़्यादा बदल चुका था। केन्या सीधे पूछ लेता है सातोरू से कि आखिर वो है कौन। केन्या का जवाब देते हुए सातोरू कहता है कि मैं एक सुपर हीरो हूँ जो बस सबकी मदद करना चाहता है। सातोरू का ये जवाब सुनकर केन्या को यकीन हो जाता है कि ये सातोरू ही है। फिर सातोरू केन्या को भी बता देता है कि कायो की जान खतरे में है और उसे किसी भी हाल में उसे बचाना ही होगा। केन्या बिना कोई और सवाल किए सातोरू से कहता है कि इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मुझे भी एक सुपर हीरो बनना है। अब सातोरू को ये बात मालूम था कि कायो का मर्डर 1 मार्च को नहीं बल्कि 2 मार्च को होने वाला है, इसीलिए सातोरू केन्या के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और 2 मार्च के दिन बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद सातोरू कायो को घर ही नहीं जाने देता। वो कायो को लेकर एक खाली पड़े बस में आ जाता है और सातोरू कायो से कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों तक बस इसी बस में रहना होगा। कायो भी सातोरू की बात मान जाती है क्योंकि वो खुद भी अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी। अगले दिन रात में अचानक उस खाली पड़े बस में कोई अनजान
आदमी आता है और उसमें वो तोड़फोड़ करने लगता है और कायो छुपकर उस आदमी को देख रही थी। कायो ये बात सातोरू को भी बता देती है और सातोरू जब उस जगह जाकर देखता है जहाँ वो अनजान आदमी तोड़फोड़ कर रहा था तो उसे वहाँ पर एक बैग मिलता है। बैग के सामान को निकालकर देखने के बाद सातोरू को पता चलता है कि वो अनजान आदमी कोई और नहीं बल्कि वो किलर ही था। सातोरू को लगता है कि इस बस में कायो का और रहना ठीक नहीं होगा, इसीलिए वो कायो को अपने घर लेकर चला जाता है और सातोरू अपनी मॉम को बताता है कि कायो की मॉम उसे बहुत ज़्यादा मारती पीटती हैं, इसीलिए सातोरू ने ये सब कुछ किया था। उसके बाद साचिको भी याशिरो को फ़ोन करके बता देती है कि कायो घर वापस आ गई है, क्योंकि साचिको और याशिरो को इन चीज़ों का पहले से ही अंदाज़ा था आखिर सातोरू कर क्या रहा है। उसके बाद ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के मुताबिक साचिको और सातोरू कायो को उसकी मॉम के पास लेकर जाएंगे और कायो की मॉम कायो को उन दोनों के साथ देकर भड़क जाएगी और फिर वो कायो को मारने वाली होगी। एंड वहीं पर याशिरो चाइल्ड कंसल्टेशन वालों के साथ आ जाएगा और कायो की मॉम को रंगे हाथों पकड़ लेगा कि वो कायो के साथ सच में मारपीट करती हैं और लास्ट में वो लोग कायो को उसकी मॉम से अलग कर देंगे। सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से ही होता है और ये लोग कायो को उसकी माँ से अलग कर देते हैं। कायो को उसकी नानी के साथ भेज दिया जाता है। कायो को बचाने के बाद अब सातोरू का टारगेट हिरोमी और आया नाकानिशी थी। उस बुरे भविष्य को बदलने के लिए सातोरू को इन दोनों को भी बचाना होगा। हिरोमी तो सातोरू का दोस्त था और सातोरू हमेशा उसके साथ ही रहता था, तो सातोरू को हिरोमी की उतनी चिंता नहीं थी। मेन प्रॉब्लम तो आया नाकानिशी के साथ था, क्योंकि सातोरू उसे नहीं जानता था। इसीलिए सातोरू को उसे बचाने के लिए सबसे पहले तो सातोरू को आया के साथ दोस्ती करके उसे अपने ग्रुप में शामिल करना होगा। लेकिन इस बार सातोरू आया से दोस्ती नहीं करता, बल्कि उन्हीं के ग्रुप का काजू आया से दोस्ती कर लेता है और इस तरह आया इनके ग्रुप में शामिल हो जाती है और सातोरू आया को भी सेव कर लेता है। इस बीच सातोरू को ये बात भी मालूम पड़ जाती है कि किलर उन बच्चों का शिकार करता है जो एकदम अकेले होते हैं, जिनका कोई भी दोस्त नहीं होता, और वो किलर मेनली लड़कियों का ही शिकार करता है। हिरोमी एक लड़का था, इसके बावजूद उस किलर ने हिरोमी का कत्ल किया ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। अब उस किलर को पकड़ने के लिए सातोरू को किसी ऐसी लड़की को खोजना होगा जो एकदम ही अकेली रहती है, क्योंकि किलर का अगला शिकार वही लड़की होने वाली थी। सातोरू को ज्यादा खोजना नहीं पड़ता और उसे एक मिसातो नाम की लड़की मिल भी जाती है जो उसी के क्लास की थी और अब वो अकेले रहती थी। अब सातोरू मिसातो पर नजर रखने लगता है। वो मिसातो का पीछा करते हुए एक स्टेडियम तक पहुंचता है जहाँ पर मिसातो एक लड़के को चीयर करने आई थी, लेकिन मिसातो उस स्टेडियम में भी अकेले ही बैठती है और उसके पास कोई और नहीं आता, जिससे सातोरू को कंफर्म हो जाता है कि किलर का अगला शिकार यही है। मिसातो उठकर वॉशरूम जाती है और सातोरू बाहर उसका इंतजार करने लगता है। बहुत देर हो जाती है लेकिन मिसातो बाहर नहीं आती, तो सातोरू को चिंता होने लगता है। इसीलिए वो उस लेडीज टॉयलेट के अंदर झांकने लगता है और देखता है कि वहाँ पर वो है या नहीं, और उसी वक्त वहाँ पर उसके टीचर उसको देख लेते हैं। याशिरो सातोरू से यहाँ आने का कारण पूछता है तो सातोरू बताता है कि वो बस मिसातो से मिलने के लिए आया था। मिसातो का नाम सुनकर याशिरो कहता है कि वो लड़की तो अभी अभी बाहर गई थी ना, और जब सातोरू बाहर आकर देखता है तो उसे जून शिरातोरी की गाड़ी दिखाई पड़ती है, जिससे सातोरू को एक झटका सा लगता है कि जून की गाड़ी देखकर सातोरू को एक पल के लिए लगता है कि जून शिरातोरी ही किलर है और अभी वो अपने साथ मिसातो को लेकर जा रहा है। सातोरू अपने टीचर याशिरो से कहता है कि आप जल्दी से उस गाड़ी का पीछा कीजिए। याशिरो जून की गाड़ी का पीछा करने लगता है। रास्ते में वो सातोरू से पूछता है कि तुम उस गाड़ी का पीछा क्यों कर रहे हो, तो सातोरू उनसे झूठ कह देता है कि मैं डिटेक्टिव वाला गेम खेल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शहर में एक किलर घूम रहा है जो अकेली लड़कियों का किडनैप करके मर्डर कर देता है। ये सुन याशिरो कहता है तो इसीलिए तुम उस लड़की मिसातो का पीछा कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि इस बार ये किलर उस लड़की मिसातो का मर्डर करने वाला है। इस पर सातोरू हाँ में सिर हिलाता है और सातोरू के मुंह से हाँ सुनकर याशिरो अपना असली चेहरा सातोरू को दिखाता है और सातोरू को बताता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। पहले तो सातोरू को ये एक मजाक लगता है, क्योंकि सातोरू अपने टीचर याशिरो की बहुत ज़्यादा इज्जत करता था और वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसका टीचर ही वो किलर हो सकता है। लेकिन याशिरो चुप नहीं होता और सातोरू को अपना सारा प्लान बताता है कि आखिर कैसे उसने किसका मर्डर करने के बारे में सोचा था, लेकिन सातोरू ने उनका पूरा प्लान खराब कर दिया। फिर याशिरो गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ लेता है और सातोरू को बताता है कि उस गाड़ी में ना तो जून है और ना ही मिसातो। ये सब याशिरो का ही प्लान था सातोरू को पकड़ने के लिए।
ये सुनकर याशिरो उन सभी इवेंट्स के बारे में सोचने लगता है और सातोरू को पता चलता है कि याशिरो सच कह रहा है। ये पता चलने पर मानो सातोरू के पैरों तले जमीन खिसक गया हो। उसके बाद याशिरो सातोरू को एक तालाब के पास लेकर आता है और सातोरू से पूछता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें मेरे प्लान्स के बारे में कैसे पता चला। तुम तो सिर्फ एक 10 साल के बच्चे थे, इसके बावजूद तुमने मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। अफसोस, अब तुम्हें मुझे मारना ही होगा। ये सुनकर सातोरू कहता है कि मैं तुम्हें बर्बाद किए बिना नहीं मरने वाला हूँ। उसके बाद याशिरो सातोरू को पानी में धकेल देता है और सातोरू डूबते हुए आखिरी शब्द कहता है कि मैं भविष्य जानता हूँ। ये सुनकर याशिरो सातोरू को डूबने नहीं देता और खुद ही उसे बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर वो भविष्य कैसे देख सकता है। लेकिन याशिरो को थोड़ा सा देर हो जाता है और सातोरू कोमा में चला जाता है। सातोरू को पूरे 15 साल बाद होश आता है और तब तक वो अपने पास्ट के बारे में सब कुछ भूल चुका था। सातोरू को बस इंसान की शक्ल याद थी, लेकिन उनसे जुड़ी कोई भी बात सातोरू को याद नहीं थी। एक एक करके सातोरू से मिलने के लिए उसके सारे दोस्त आते हैं, लेकिन साचिको किसी को भी सातोरू के साथ पास्ट के बारे में बात करने नहीं देती। फिर एक दिन सातोरू से मिलने के लिए कायो आती है। कायो से बात करके सातोरू को 15 साल पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं और सातोरू हिरोमी और केन्या को किलर के बारे में बता देता है, जो कि था ऑब्वियसली गाकू याशिरो। सातोरू उन दोनों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है याशिरो को पकड़ने के लिए। फिर एक दिन अचानक से सातोरू से मिलने के लिए याशिरो आता है। शुरुआत में सातोरू नाटक करता है कि उसे 15 साल पुरानी कोई भी बात याद नहीं है और याशिरो भी सातोरू के साथ कुछ ऐसा ही नाटक करता है। याशिरो सातोरू को अस्पताल की छत पर लेकर जाता है और उसके साथ कुछ पास्ट की बातें करने लगता है। वहीं पर सातोरू अपना नाटक बंद करते हुए कहता है कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है याशिरो। ये सुनकर याशिरो स्माइल करता है और कहता है कि तो ठीक है, अब तुम मुझे बताओगे कि तुम भविष्य कैसे देख सकते हो। तुमने डूबते वक्त मुझसे कहा था कि तुम भविष्य देख सकते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब था। इस पर सातोरू कहता है कि अगर मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया तो तुम मुझे मार ही दोगे। ये सुन याशिरो कहता है अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो भी मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए जानना जरूरी होगा सातोरू कि अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो तुम तो मरोगे ही, लेकिन साथ में आज वो तुम्हारी दोस्त कोमी भी मारी जाएगी। कोमी एक छोटी सी लड़की थी जो इस अस्पताल में एक मरीज थी। कोमा से जागने के बाद सातोरू ने अपना पहला दोस्त उसी को बनाया था, इसीलिए सातोरू ये नहीं चाहता था कि कोमी मारी जाए। याशिरो सातोरू से कहता है कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है सातोरू, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो तुम दोनों ही मारे जाओगे। इसके बाद भी सातोरू कुछ नहीं बोलता और कुछ देर बाद याशिरो को लगता है कि सातोरू को भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसने बस मुझे गुमराह करने के लिए ऐसा कहा था, इसीलिए वो सातोरू को छत से गिराकर मारने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी सातोरू कहता है कि अधूरी चीजों को पूरा करना ही जिंदगी है। ये सुनकर याशिरो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये बात याशिरो ही कहा करता था, लेकिन उसने कभी सातोरू या फिर उसके जाने वालों के साथ ये बात कभी बताई नहीं थी। तो वो हैरान हो जाता है कि आखिर सातोरू को ये बात कैसे पता चली। उसके बाद सातोरू कहता है कि मैंने अपने अधूरे हिस्से को पूरा कर लिया है, मैंने उन सबको बचा लिया जिन्हें तुम मारना चाहते थे, इसीलिए मेरे जीने का मकसद पूरा हो गया। इतना कहकर सातोरू खुद ही छत से कूदने के लिए जाने लगता है, लेकिन याशिरो उसे पकड़ लेता है। और जैसे ही याशिरो सातोरू को पकड़ता है, सातोरू कहता है कि मैं ये ज़िंदगी बहुत बार जी चुका हूँ याशिरो, तुमने बहुत बार मेरे दोस्तों का कत्ल किया है, लेकिन इस बार सब कुछ ठीक है। इस बार मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी असलियत जानता है, सिर्फ मैं ही तुम्हारा असली चेहरा जानता हूँ। मेरे मरने के बाद तुम अकेले हो जाओगे याशिरो, मेरी ही वजह से तुम अभी तक जिंदा थे, वरना तुम्हारा मकसद भी कब का पूरा हो चुका होता और तुम मारे जा चुके होते। ये सब सुनकर याशिरो सातोरू की बातों पर भरोसा कर लेता है और सातोरू को छोड़ देता है और आसमान की ओर देखने लगता है। सातोरू नीचे गिर जाता है और याशिरो आसमान की ओर देखते हुए अपने सारे गुनाह खुद कबूल कर लेता है और लास्ट में कहता है कि तुम सही थे सातोरू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। और वो खुद भी नीचे कूदने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सातोरू नीचे गिरकर मरा नहीं था, बल्कि वो तो उसे आंख मार रहा था। और उसे देखकर याशिरो समझ जाता है कि ये सब सातोरू का ही प्लान था, जिसमें वो फंस गया और उसका खेल खत्म हो गया। फिर उसके बाद पुलिस याशिरो को पकड़ के ले जाती है और दूर से उसे सातोरू अपने दोस्तों के साथ देख रहा था। वहीं पर सातोरू विश्वास यानी यकीन के बारे में कहता है कि विश्वास कितना अजीब होता है ना। अगर तुम सच में किसी पर विश्वास करते हो तो तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं होती, तुम विश्वास दिलाने की कोशिश करते हो क्योंकि वहाँ शक की गुंजाइश होती है।
मैं ये नहीं कह रहा कि विश्वास करना झूठ है, विश्वास तो एक उम्मीद है। तुम किसी पर विश्वास करते हो क्योंकि तुम उस पर भरोसा करना चाहते हो। उसके बाद ये एनीमे यहीं खत्म हो जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कि सातोरू एक बहुत बड़ा मांगा राइटर बन जाता है और लास्ट में सातोरू को उसी ब्रिज के नीचे आयरी मिलती है। और बस इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो यार आप थोड़ी सी मेहनत कर दो, बस वो लाइक और थोड़ा बहुत कमेंट कर दो और शेयर वेयर कर देना, और क्या चाहिए बस। तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।